हम कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, वह जाके देखिएगा। इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, मतलब बहुत ही गर्म प्लैनेट है। अब वो गर्म प्लैनेट है तो किस वजह से वो गर्म है, अब हम ये देखते हैं कि वो अगर गर्म है तो किस वजह से गर्म है। देखिएगा, बिकॉज इट हैज 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन इट्स एटमॉस्फेयर। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 95% यानी 95% कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 उसका प्रेजेंस है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हॉट है। वीनस को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइज और मास है वो पृथ्वी के ही बराबर है, इसीलिए वीनस को ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अर्थ की बात करते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट है अर्थ। किस वजह से ब्लू प्लैनेट है? क्योंकि इसका 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है। वो रेड प्लैनेट अगर मार्स है तो वो किसकी वजह से? वहां पे आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए वो हमको वहां पे रेडिश कलर का दिखता है, इसीलिए उसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। जो सारे प्लैनेट हैं वो लगभग वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सिर्फ वीनस को और यूरेनस को छोड़ के। याद रखिएगा, सारे प्लैनेट लगभग वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ किसको छोड़ के? वीनस को यानी शुक्र को और यूरेनस अरुण को, इन दो को छोड़ के बाकी सारे वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। वीनस और यूरेनस ही ऐसे दो प्लैनेट हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जिस तरीके से क्लॉक घूमती है उसी डायरेक्शन में ये भी घूमते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एक और चीज है प्लूटो के बारे में। एक ये भी हमारा एक कभी आपका ये प्लैनेट रहा है। अब ये जो ड्वार्फ प्लैनेट हो चुका है, क्या हो चुका है? ड्वार्फ प्लैनेट हो चुका है। अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्लैनेट। इससे पहले हम प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना करते थे, पर अगस्त 2006 के बाद, याद रखिएगा अगस्त 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट कर लिया गया है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट में बोल दिया। अब देखिएगा कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि बौने ग्रह जो होते हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। अब प्लूटो जो है उसे ड्वार्फ प्लैनेट में लाने के लिए किसने लाया है? किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने इसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट में लाए थे। इसके अलावा जो और भी एक प्लैनेट है जो ड्वार्फ प्लैनेट में, उसका नाम है सीरस 2003 UB313। क्या नाम है उसका? जो एक और इसके अलावा प्लूटो के अलावा जो एक और ड्वार्फ प्लैनेट है उसका नाम है सेरस 2003 UB313। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट में क्यों रखा गया है। देखिएगा, प्लूटो जो है वो ऑर्बिट को ओवरलैप कर देता है। ओवरलैप का मतलब है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के कुछ अंश को ढकना, मतलब ये किसी ना किसी प्लैनेट के उसको ये जो आपका प्लूटो है वो ढक देता था। तो वो प्लैनेट है नेपट्यून, उसको ये उसके कुछ अंश को ढक देता था। अब ये जो ढक देता था इसी वजह से ये प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट होने की कंडीशन एक है कि वो किसी भी प्लैनेट को ओवरलैप ना करे, यानी उसके अंश को कुछ भी अंश को ना ढके। जब ये कुछ भी अंश को नहीं ढकते हैं तो इसको ही ये जो प्लैनेट बोलते हैं ये लोग। अब आते हैं एस्टेरॉइड्स पे। एस्टेरॉइड्स पे अभी हमने ऊपर देखा है कि ये कहां पे लाई करता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करता है। कहां पे? मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करता है। जो बेल्ट है उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। These are the part of the planet which revolve around the sun। ये भी प्लैनेट का एक पार्ट है जो सन के चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं ये। अब आ जाते हैं हम, दूसरा है मिटियोर्स और मिटियोरॉइड्स। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं? These are small piece of rock which revolve around the sun। ये एक स्मॉल पीस है रॉक के, मतलब पत्थर के छोटे टुकड़े हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। They enter the atmosphere due to gravity of the earth and shine due to the atmospheric friction। अब आप समझिए, ये अर्थ में एंटर हुए ग्रेविटेशन की वजह से, अर्थ में एंटर हुए, उसके बाद ये शाइन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक
फ्रिक्शन, जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये शाइन करते हैं। दे स्टार्टेड बर्निंग ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ये अर्थ के अंदर घुसते हैं तो ये एकदम से फटने लग जाते हैं, बर्न होना, जलने लग जाते हैं। तो यही जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो हैं उसको ही हम मेटेरॉइड्स और शूटिंग स्टार, जिसको टूटता हुआ तारा भी आपने बहुत सुना होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए, पीस ऑफ रॉक है एक स्मॉल, वो सन के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। जैसी वो ग्रेविटेशन की मदद के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, जैसे वो एंटर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है तो फ्रिक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण उसमें शाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वो बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये बर्न होते हैं तो इसी को मेटेरॉइड्स बोलते हैं। दे बिकम एसेज बिफोर दे रीच, और जब ये हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे एशेज बन जाते हैं, मतलब ये राख बन जाते हैं। जो बचे हुए हैं, सम बॉडीज आर नॉट बर्न कंप्लीटली एंड दे फेल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ठीक है, अब मेटॉर्स जो हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मेटॉर्स को हमने समझ लिया, अब मेटेरॉइड्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जो मेटॉर्स अभी तक जो जले नहीं हैं, कंप्लीटली बर्न नहीं हुए हैं और वो हमारे अर्थ पे आके गिर जाते हैं, उसे ही हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये ज्योग्राफी जो है बहुत समझने वाला चैप्टर है, आप इसे बिल्कुल भी कभी भी जिंदगी में ना रटिएगा। इसे आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें डीपली समझने की कोशिश कर सकते हैं, और इसे रट के कुछ फायदा ही नहीं है इसको। अब आ जाते हैं हम, अगला जो है हमारा वो क्या है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, इसको हम नक्षत्रों का ग्रह भी बोलते हैं, तारामंडल। Constellation is a group of star that have a fixed shape। अब इनकी जो ये कॉन्स्टलेशन जो है, कंस्टलेशन बोलते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। कंस्टलेशन जो है कि ये स्टार्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? स्टार्स का ग्रुप है, और इसकी एक फिक्स्ड शेप है, मतलब ये एक अपने ही आकार में है, इसकी फिक्स्ड बिल्कुल शेप है। बिग बियर और उर्सा मेजर, बिग बियर और उर्सा मेजर जो है वो भी एक कंस्टलेशन है। सप्तऋषि जो है द मोस्ट फेमस एंड रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन है, इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, इज अ पार्ट ऑफ बिग बेयर। देखिए, सप्तऋषि जो है वो एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है, और ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार जिसे सप्तऋषि बोलते हैं, ये उसका ग्रुप है। सप्तऋषि मतलब ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये किसका पार्ट है? बिग बेयर का पार्ट है। अब आ जाते हैं हम मून पे। मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, याद रखिएगा, नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज द ओनली नेचुरल मटेरियल, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये इकलौता अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सेकंड, while rotating on its axis it revolves around the earth. Its rotating and revolution period is same about 27 days. देखिए, जब ये रोटेटिंग अपने अक्ष पे करता है, ठीक है, वाइल जब ये अपनी अक्ष पे घूमता है तो यही अपनी अक्ष पे, अर्थ पे रिवॉल्व भी करता है। इट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड सेम, इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। 27 दिन में ही ये रोटेशन पूरी करता है, और 27 ही दिन इसको रेवोल्यूशन को करने में, कवर करने में लगते हैं। That's why we can see only one part of the moon. It does not have its own light. इसी कारण हमें इसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है, मून का हमें सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। किसकी वजह से? क्योंकि इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। 27 दिन में ही रोटेशन करेगा अपने ही अक्ष में, और 27 दिन में ही ये अर्थ का जो है रेवोल्यूशन भी करेगा। इसी वजह से इसको अपना ही 27 डेज लगते हैं, इसीलिए इसको एक ही पार्ट हम देख सकते हैं। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड वी कैन सी ओनली दैट पार्ट फ्रॉम विच लाइट इट रिफ्लेक्टेड टू अस। और हम इसको जो ये रोशनी देता है, सिर्फ हम उतनी ही रोशनी देखते हैं इसमें जितना ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। द डे व्हेन द मून इज फुल सीन इज कॉल्ड फुल मून। क्या बोलते हैं? देखिएगा कि वो दिन जब फुल मून सीन होता है, हमें जब पूरा चांद दिखता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं हिंदी में फुल मून को।
एंड द डे व्हेन मून डज नॉट अपेयर इज कॉल्ड न्यू मून। और जब आपका मून दिखाई नहीं देता है, जिस समय जब ये पूरा ढक जाता है, जब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 डेज बिटवीन अ फुल मून एंड न्यू मून। ये हमेशा याद रखिएगा कि फुल मून मतलब पूर्णिमा और न्यू मून मतलब अमावस्या में 15 दिनों का डिफरेंस रहेगा। कितने दिनों का? 15 दिनों का। इन दीज 15 डेज फिगर ऑफ मून आर विजिबल। अब आप इन 15 दिनों में अगर चांद को ढंग से देखेंगे तो आपको उसकी जो शेप है, जो मून की जो शेप है और फिगर है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगी। आज आपको चांद पूरा दिखाई देगा, या फिर थोड़ा सा कम दिखाई देगा, कल थोड़ा और कम, कल थोड़ा और कम, फिर थोड़ा ज्यादा। ऐसे अगर आप 15 दिन नोट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इसकी जो फिगर है वो बिल्कुल चेंज होती है, हर 15 दिन में चेंज हो जाती है इसकी जो फिगर है मून की। देयर इज अ लैक ऑफ एटमोस्फेयर ऑन द मून। वहां पे एटमोस्फेयर की बहुत कमी है मून पे। देयर इज नाइदर वाटर नॉट एयर। वहां पे वाटर और एयर का भी अवेलेबल नहीं है। इट्स सरफेस इज रफ। वहां के जो सरफेस हैं बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रफ हैं। माउंटेन्स, प्लेन एंड डिप्रेशन आर फाउंड ऑन द सरफेस। देखिए वहां पे पहाड़ भी मिलेंगे आपको, प्लेन भी मिलेंगे, वहां पे गड्ढे, डिप्रेशंस वगैरह वो सब भी मिलेंगे सरफेस पे उसकी। Whose shadow is visible on the full moon day। और ये सब आपको सिर्फ फुल मून डे पे आपको दिखेंगे। अब आते हैं सम फैक्ट रिलेटेड टू मून। मून से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इसका जो डायामीटर है 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का 1/4 डायामीटर है इसका जो डायामीटर है। इसका जो मास है वो अर्थ का 1/8, 1/8वां भाग है। इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 1/6, 1/6वां भाग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये हमारे अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स 1 minute 28 सेकेंड फॉर द लाइट रीच अर्थ फ्रॉम द मून। इसको सिर्फ 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है अर्थ तक अपनी रोशनी पहुंचने में। इसकी जो अर्थ तक रोशनी पहुंचती है वो 1 मिनट 28 सेकेंड में पहुंच जाती है। जो पहला पर्सन है जिन्होंने द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप्ड ऑन मून, जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1696 को मून पर कदम रखा था। जो पहले दो सेकंड व्यक्ति हैं जिन्होंने मून पे कदम रखा, उनका नाम है एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, क्या नाम है? एडविन एल्ड्रिन। जो सेकंड व्यक्ति हैं जो चांद पे चढ़े, वो 21 जुलाई 1969 को ही दूसरा कदम इन्होंने रखा, यानी वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही इस मून पे गए थे। इंडिया ने भी अपना एक मिशन भेजा है स्पेस में, चांद पे, जिसका नाम है चंद्रयान-1 2008। क्या नाम है? चंद्रयान-1 2008 में वो भेजा था। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड सैटेलाइट्स बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्लैनेट्स। वो सेलेस्टियल बॉडी जो अर्थ का चक्कर लगाए या फिर किसी और प्लैनेट का चक्कर लगाए, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये मैन मेड मतलब मानव के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट होते हैं। देयर इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिएगा यहां पे एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होती है। वेटलेसनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। यहां पे ग्रेविटी जो है वो ना के बराबर होती है। इसी वजह से आप देखेंगे वहां पे जो चीजें हैं वो फ्लोट करती हैं, मतलब उड़ती हैं हवा में। जैसे आपने इंसान भी देखे होंगे, वो वहां पे जाके ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखाई देते होंगे, इसी के कारण, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो है एब्सेंस है, वहां पे ग्रेविटी का एब्सेंस है, इसी वजह से वहां पे ह्यूमन जो है वो फ्लोट करते हैं। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस ऑन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो रॉकेट के ही द्वारा भेजी जाती है। जब ये किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो इसको वहां पे छोड़ दिया जाता है।
तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, देखिए ये मैन मेड द्वारा बनाई गई होती हैं, ये या तो अर्थ के या फिर किसी अदर प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं, इसको ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। यहां पे अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, यहां पे ग्रेविटी की कमी है, इसी कारण आपने देखे होंगे कि लोग यहां पे उड़ते हुए आपको ज्यादा दिखाई देंगे, फ्लोट होते, इसी कारण से लोग फ्लोट होते हैं, या कोई चीज भी फ्लोट इसी वजह से होती है जो इसके अंदर है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये रॉकेट के द्वारा जाता है और ऑर्बिट में जाके छोड़ दिया जाता है। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, याद रखिएगा इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी, आर्यभट्ट 1975 में। कौन सी थी, आर्यभट्ट 1975 में। उसके अलावा और भी सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये भी कुछ सैटेलाइट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अब आते हैं अर्थ के बारे में, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट किस लिए बोलते हैं, देखिए द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर, हेंस इट लुक ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। देखिए प्लैनेट है हमारा, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पे जो 3/4 पोर्शन जो है वो पानी से कवर है। अगर आप इसको स्पेस से देखेंगे तो आपको ये ब्लू नजर आएगा, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अब लाइफ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, यहां पे पानी मिल जाता है। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि सबको रहने लायक मिल जाता है, प्लांट्स भी अच्छे से उग जाते हैं, ग्रेन्स, क्रॉप्स वगैरह जो सब कुछ है अच्छे से उग जाते हैं, उनको उगने का, इंसान को रहने का ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। प्रेजेंस ऑफ लाइफ गिविंग गैसेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और तीसरा कारण ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, एक ओजोन लेयर जो है वो हमारे को सन रेज हैं, जो हार्मफुल सन रेज हैं उसके रेज से बचाती है, इसीलिए ओजोन लेयर का यहाँ पे होना एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के, इसीलिए लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। प्रेजेंस ऑफ राइट टेम्परेचर, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत राइट टेम्परेचर है, यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ना ही ठंडा है। यहाँ पे इसी कारण से जो है सारी चीजें, इंसान भी बहुत जीवित रहते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो भी बहुत अच्छे से उगते हैं या जीवित रहते हैं, एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी सुटेबल है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज नॉट राउंड कंप्लीटली, और ये याद रखिएगा अर्थ जो है वो कंप्लीटली गोल नहीं है। इट इज अ बिट फ्लैट एट पोल्स। ये जो पोल्स हैं, जब हम थोड़ा आगे चैप्टर्स में चलेंगे तो आपको पोल्स भी समझ आएंगे, तो जो ये पोल्स है वहां से ये थोड़ा सा फ्लैट है, बिट फ्लैट है, वहां से थोड़ा सा फ्लैट की तरीके से है। Therefore, the shape of Earth is spheroid और जियोइड, इसी वजह से जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। क्या है, स्फेरॉइड और जियोइड है। इट इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री ऑन इट एक्सिस, ये 23.5 डिग्री अपनी ही एक्सिस पे झुका है। इट्स ऑर्बिटल टिल्ट 66.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री जो है अपने ही ऑर्बिटल से झुका हुआ टिल्ट है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सम टर्म्स जान लेते हैं। देखिए जियोइड किसको, जियोइड का कुछ नहीं मतलब है अर्थ लाइक शेप, जो भी अर्थ लाइक शेप होगी उसको जियोइड बोलते हैं। जियोलॉजी किसको बोलते हैं, जो अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोलॉजी जो है वो अर्थ स्टडी ऑफ अर्थ है। जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मेजरमेंट करते हैं उसको जियोमेट्री बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो पहला चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। अगर ये आपको हमारा चैप्टर समझ आया है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हो सके। हर बार की तरह जैसे हम आपको लिए ब्रेन बूस्टर्स लाते हैं, तो इसमें भी हम ब्रेन बूस्टर लाए हैं इस चैप्टर में भी। तो अब हम ब्रेन बूस्टर्स को थोड़ा सा कर लेते हैं।
पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर। अर्थ यानी पृथ्वी, मरकरी यानी बुध, या तो पृथ्वी या बुध पहला। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी या फिर शुक्र, वीनस यानी शुक्र। फिर तीसरा ऑप्शन है शुक्र या फिर यूरेनस, सॉरी वीनस बोलते हैं शुक्र को और यूरेनस बोलते हैं अरुण को, या अरुण यूरेनस या फिर सैटर्न मतलब शनि। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप देखिएगा और बताइएगा। सेकंड है व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट हैं ऑर्बिट जो है प्लैनेट के उनका क्या शेप है, क्या वो सर्कुलर है या एलिप्टिकल हैं या सेमी सर्कुलर है या ऑक्टेंगुलर हैं, ये भी बताइएगा। तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी सोलर सिस्टम, किसको हम मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं, कौन सा वो प्लैनेट है या जिसको हम क्या बोलते हैं मिनी सोलर सिस्टम बोलते हैं। मार्स है, जुपिटर है, ऑप्शन सी है सैटर्न, ऑप्शन डी है नेपच्यून। चौथा है सेलेस्टियल बॉडीज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर नोन एज डैश। देखिए जो सेलेस्टियल बॉडी हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं, मीटेराइट्स बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं या कॉमेट्स बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज सप्तऋषि, सप्तऋषि किसको कहते हैं, क्या किसी जानवर का नाम है, पहला ऑप्शन। दूसरा कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्रों का ग्रह है। तीसरा ड्वार्फ प्लैनेट है यानी बोना प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है। या तीसरा मेटेरॉइड्स है, उल्का पिंड वगैरह है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मून, इनमें से कौन सा कथन मून के लिए सही नहीं है। वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ द मून, क्या हम जो मून है चांद है उसका एक ही पार्ट देख सकते हैं। मून लैक्स एटमॉस्फेयर बट इट हैज वाटर, मून पे चांद पे एटमॉस्फेयर तो बहुत कम है, क्या वहां पे पानी मौजूद है, वहां पे सिर्फ या फिर पानी मौजूद है। तीसरा माउंटेन प्लेन्स एंड थ्रोथ आर फाउंड ऑन द सरफेस, वहां पे क्या क्या मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेन्स है, या वहां पे वो रफ सरफेस वगैरह पे है, वहां उसका जो सरफेस है वो सब ये है, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन आते हैं द पोल स्टार, पोल स्टार किसे कहेंगे, जो साउथ में यानी उत्तर के सॉरी नॉर्थ स्टार जो उत्तर का स्टार है, या फिर बी ऑप्शन है साउथ दक्षिण स्टार जिसे कहेंगे। ईस्ट स्टार यानी ईस्ट का मतलब पूरब और वेस्ट का मतलब पश्चिम, कौन सा स्टार है पोल स्टार किसको कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट जो है वो हमारे सन से बहुत करीब है। मार्स मतलब आपका मार्स का पता ही है मंगल, उसके बाद आपका जुपिटर आते हैं, जुपिटर मतलब बृहस्पति, वेनस आते हैं यानी शुक्र, मरकरी आते हैं यानी बुध, इनमें से कौन सा है आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 9 है डैश इज सराउंडेड बाय अ सिस्टम ऑफ रिम दैट स्ट्रेचेस आउट इनटू स्पेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इज सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ रिंग, कौन सा प्लैनेट है या ये सब चीज है सेलेस्टियल बॉडी हैं चीज हैं जो सिस्टम है रिंग है उसका सराउंडेड रिंग के सराउंड है, दैट स्ट्रेच आउट इनटू स्पेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और जो स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक स्ट्रेच है, क्या वो मार्स है, सैटर्न है, सन है, मून है। अब आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ मून, अगर हम मून के सरफेस की बात करें तो इसमें से कौन सा फीचर होगा जो बहुत अच्छे से बताएगा हमें। नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस, क्या चांद पर पानी एयर नहीं है मतलब हवा नहीं है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है, या वहां की जो सरफेस है जो सतह है वो बिल्कुल ही स्मूथ है। दूसरा ऑप्शन है वहां पे पानी नहीं है, इनफ एयर नहीं है मतलब उतनी ज्यादा हवा नहीं है, या फिर वहां पे हाई माउंटेन्स है। सी आ जाते हैं वहां पे पानी नहीं है, वहां पे डीप डिप्रेशन मतलब बहुत डीप गड्ढे वगैरह हैं, या बहुत ज्यादा वहां पे हाई माउंटेन्स हैं। डी ऑप्शन आते हैं उसका नो एयर, यहाँ पे एयर नहीं है, या फिर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी नहीं है, और यहाँ पे पानी भी नहीं है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप देखिएगा और बताइएगा। शूटिंग स्टार किसको कहेंगे हम, देखिएगा शूटिंग स्टार किसको कहेंगे हम। पहला है मेटेरॉइड विच कैचेस फायर
एज इट एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर। शूटिंग स्टार उसे कहेंगे कि वो मेटेरॉइड्स, उल्क के पिंड जो फायर कैच कर लेते हैं एटमोस्फेयर में, अर्थ के एटमोस्फेयर में आते ही। या बी ऑप्शन है स्टार विच मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक वो स्टार है जो अपने ही एक स्पीड में घूमता रहता है, मूव करता रहता है। सी ऑप्शन है शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द एटमॉस्फेयर। शूटिंग स्टार क्या उसे कहेंगे, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड में, एक तय स्पीड में एटमॉस्फेयर में मूव करता है। डी है स्टार विथ टेल एट द एंड। या तो स्टार है जिसको एंड टेल मतलब पूंछ है आखिरी में। बी 12th क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, क्वेश्चन है व्हाट द वर्ड जियोइड मीन्स। जियोइड मीन्स क्या है, स्फेरिकल शेप है, अर्थ लाइक शेप है, एलॉन्गेटेड ऑर्बिट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।